ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा, तो जैसे डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब की हम बात करें, डिसेंडिंग लिम्ब में बेसिकली क्या हो रहा था, अच्छा तुम्हारा माइंड ऑफ है, एक सेकेंड, हाँ, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या देखा, मैच्योरेशन क्या होता है? हाँ जी, मैच्योरेशन क्या होता है? मैच्योरेशन अभी पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, उस पे ही आएंगे सीधे, वही पढ़ना है आज, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब में किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था, डिसेंडिंग लिम्ब इज मैम बेसिकली, सोडियम क्लोराइड। डिसेंडिंग लिम्ब में, descending limb is basically responsible for H2O। reabsorption of water, ठीक है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पे हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। और असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, Na और Cl की हम बात कर रहे हैं, सही है। असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए कैसी है, इम्परमिएबल, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद ये ट्यूब कहाँ पे जा रही थी, खुल रही थी, डीसीटी के बाद एक तरीके से कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो गई, ठीक है, मान लो ये कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में बेसिकली फिर क्या होगा, दोबारा से हमारा यहाँ पर भी जितना मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वाटर का हो सकता है वो फिर से होगा, और वाटर के साथ साथ यूरिया, यूरिया भी क्या होगा, यूरिया भी एब्जॉर्ब होगा। ये दोनों चीजें क्यों जरूरी हैं, यूरिया इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें क्या करना है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक मेडुला का मेंटेन करना है ना। ऑस्मोलैरिटी हमने देखी थी कहां से कहां तक थी, 300 से लेके कॉर्टेक्स में, 1200। हाँ, और नीचे कहां तक इंक्रीज हो गई थी, 1200 तक। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, 300 तक इंक्रीज हो गई। उसके बाद इसी वजह से क्या हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर का यहाँ पर हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। दूसरी बात, यू इसमें हेल्प कर रहे हैं, हमने देख लिया ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को या ऑस्मोटिक पोटेंशियल को एक तरीके से इंक्रीज करने में। अब देखते हैं, जब ये हमारा जैसे यूरिन रिलीज होगा, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, तो यूरिन कैसा हुआ, एक तरीके से हाइपरटोनिक, यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन, जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसा यूरिन रिलीज करते हैं, कंसंट्रेटेड, ठीक है। एक तो ये फंक्शन हो गया पूरा कि कैसे यूरिन बन रहा था, ये सब हमने देख लिया। अब देखते हैं बेसिकली कि किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट कैसे कर रही है बॉडी हमारी, ठीक है। तो बेसिकली सर्टेन मैकेनिज्म्स आर देयर, जिसमें जो मेन रोल है, एक तो है जेजीए सेल्स का, जेजीए को बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ठीक है, जेजीए एपरेटस भी बोल देते हैं इसको। एक है सिमिलरली हाइपोथैलेमस, और एक है हार्ट। ये तीनों कहीं ना कहीं मिलके क्या कर रहे हैं, किडनी की फंक्शनिंग को या यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, जेजीए के बारे में देखते हैं पहले। देखो जेजीए क्या है, पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि ये ग्लोमेरुलस के पास है। कैसे होगा, देखो अभी हमने क्या बनाया था, इस पे बनाते हैं नेक्स्ट, अभी जैसे हम नेफ्रॉन बनाते थे ना, ऐसे बनाते थे हम उसको, ऐसे करके बना दिया सिंपली। ये बेसिकली ऐसे ना होके कैसा था, जैसे यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल था ये, ठीक है, नीचे पीसीटी, फिर ये लूप ऑफ हेनले आ गया आपका, और इसके बाद जब ये डीसीटी होगा, डीसीटी और ये पोर्शन आर्टीरियल का, ये क्या होता है, ये कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, डीसीटी एंड एफरेंट आर्टीरियल, ये थी ना एफरेंट आर्टीरियल जो अंदर जाएगी, फिर अंदर जाके ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करेगी। ये दोनों क्या होते हैं, कहीं ना कहीं कांटेक्ट में होते हैं, बिल्कुल सेपरेटेड नहीं होते। ये सर्टेन सेल्स के थ्रू डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियल आपके क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, कांटेक्ट में होंगे, कनेक्शन होगा दोनों के बीच में थ्रू सर्टेन सेल्स। और यही दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक एपरेटस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जेजीए, जिसको हम बोल रहे हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ठीक है। इस एपरेटस में क्या होती है, फिर सेल्स होती हैं जिनको हम बोल देते हैं जेजी सेल्स,
जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स। मैं एक ठीक बार है, फिर से रिपीट करना। देखो इस डायग्राम में देखो यहाँ पे, ये क्या पोर्शन है, ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्टियोल आ रही है। डायग्राम दिख रहा है, बड़ा करूं, अब हो गया बड़ा। देखो ये एफरेंट आर्टीरियल आ रही है रेड कलर की, यहां से ब्लड अंदर जाएगा, अंदर क्या बनाया है, ये ग्लोमेरुलस बन गया पूरा। ठीक है, ग्लोमेरुलस बना से एफरेंट आर्टीरियल के थ्रू ब्लड बाहर आ जाएगा। और ये जो पोर्शन आपको दिखाया है ना, ये दिखाया है पोर्शन किसका, डीसीटी का। ठीक है, यहाँ लिखा भी है डीसीटी। ठीक है, मैम ये जो तो ग्रीन ग्रीन है डीसीटी, इसमें वो क्या है? बताती हूँ। डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियल क्या होते हैं, कहीं ना कहीं कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे, इनका एक लोकेशन ऐसा होता है जिससे ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। वहां पे क्या है, सर्टेन सेल्स आर देयर, जहां पे ये दोनों कनेक्टेड है वहां पे सर्टेन सेल्स आर देयर, और वो सेल्स क्या बना रही है, एक एपरेटस का फॉर्मेशन कर रही है। जैसे ये बीच में दिख रही है येलो येलो, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे सेल्स है, देखो मैं डिलीट करती हूँ उसको, देखना ये नीचे येलो सेल्स दिख रही है, ये सेल्स क्या बना रही है, ये एक एपरेटस का फॉर्मेशन कर रही है। साथ के साथ ये ग्रीन वाली सेल्स, ये सेल्स किसमें है, दोनों आर्टीरियोल्स के अंदर। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल क्या है, एक आर्टरी ही तो है, छोटी आर्टरी एक। ठीक है, और ये भी एक आर्टरी है। तो इन आर्टरी में क्या है, सर्टेन सेल्स आर देयर, जिनको हम बोलते हैं जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स। सही है, ये ग्रीन वाली सेल्स और ये जो ये दिखाई है येलो येलो वाली सेल्स, ये सब मिलके क्या कर रही है, एक एपरेटस का फॉर्मेशन कर रही है, जिसको हम बोल रहे हैं जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, ये सेल्स क्या होती हैं, जो ये ग्रीन वाली आपको दिख रही है, ये सेंसिटिव सेल्स है, ये ब्लड के प्रेशर को क्या कर सकती हैं, सेंस कर सकती हैं। ठीक है, जेजी सेल्स की एक स्पेशल एबिलिटी है कि ये ब्लड प्रेशर को सेंस कर सकती हैं, और जैसे ही इन्हें लगता है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये सेंसिटिव हो जाएंगी और ये एक्टिवेट होंगी। समझ आई बात। एफरेंट आर्टीरियोल से क्या हो रहा है, ब्लड अंदर आता है ना, ब्लड अंदर आएगा, ब्लड में मान लो प्रेशर ही कम है, तो ये प्रेशर ग्रीन वाली सेल्स क्या करेंगी, जेजी सेल्स क्या करेंगी, सेंस करेंगी कि ब्लड का प्रेशर बहुत कम है, और ये एक्टिवेट हो जाएंगी। समझ आई बात। पहला पॉइंट ये है, ब्लड प्रेशर कम हुआ, जेजी सेल्स ने उसको सेंस करा और वो क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। ये सेल्स जब एक्टिवेट होंगी तो ये रिलीज करती हैं रेनिन। ठीक है, ये क्या रिलीज करेंगी, सेल्स रिलीज करेंगी रेनिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन अब जाके हमारे उसमें देखो, यहाँ पे देखो, इसमें देखो, रेनिन क्या करेगा, एक हार्मोन होता है एंजियोटेंसिनोजन। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, ब्लड प्रेशर था लो। ठीक है, जेजी सेल्स ने क्या करा, उसको सेंस कर लिया, वो जो ग्रीन वाली सेल्स आपको दिख रही थी। ठीक है, इन्होंने क्या रिलीज करा, रेनिन। ठीक है, रेनिन ने दूसरा एक एंजाइम है एंजियोटेंसिनोजन, इसको कन्वर्ट करा एंजियोटेंसिनोजन 1 में। समझ आई बात। रेनिन ने क्या करा, एंजियोटेंसिनोजन को, ओजन वाला लिख देती हूं मैं, एनजीओ। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट करा, 1 से फिर वो 2 में कन्वर्ट हुआ। इतना इतना याद रखना है। तो ये जो टेंसिनोजन 2 बना है फाइनली, रेनिन की एक्टिवेशन की वजह से, ये हार्मोन ना एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये क्या करता है, ये वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर। वासो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होता है, यहां देखते हैं। वासो कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब ये जो ब्लड वेसल आ रही थी ना, एफरेंट आर्टेरियोल जो है, उसको क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि ब्लड वेसल के डायमीटर को कम करने का काम करेगा, उसको दबाने का काम करेगा। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे आप पानी का पाइप चला रखा है आपने, आप पानी के पाइप को अगर आगे से माउथ से बंद कर देते हो, तो क्या कर देते हो आप, उसका एक तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसको दबा रहे हो, तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, पानी तेजी से आगे जाता है, जाता है ना। जैसे ही हमने पाइप के माउथ को दबाया, तो पानी क्या होगा, प्रेशर के साथ तेजी से आगे जाएगा। सेम काम यहाँ पे हो रहा है,
एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या कर रहा है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है ब्लड वेसल को, और जैसे ही ब्लड वेसल क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ब्लड कैसे भागेगा, तेजी से भागेगा, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल ब्लड प्रेशर क्या होने का एक तरीके से इंक्रीज होगा। समझ आ रही है बात, इतनी बात समझ में ही बोलूं। यस मैम। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करा, 2 ने ब्लड के प्रेशर को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ब्लड प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होगा, आप देखो आपका जो ये ग्लोमेरुलस था, जिसमें क्या जा रहा था, ये था ग्लोमेरुलस, इसमें ब्लड वेसल ये ब्लड लेकर आ रही थी, तो यहाँ पे क्या होगा, जीएफआर विल इंक्रीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा ना, फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज ब्लड अब ज्यादा प्रेशर के साथ इसमें पास हो रहा है। समझ आई बात, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, कहां से स्टार्ट करा हमने, फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हमारा ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर इनिशियली क्या था, लो था, लो था तो क्या हुआ, हमारा जीएफआर भी लो था, यानी कि फिल्ट्रेशन ही कम हो रहा था ब्लड का। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, एफरेंट आर्टीरियोल में जो वो ग्रीन वाली सेल्स थी, जेजी सेल्स, वो हो गई एक्टिवेट, और उन्होंने क्या रिलीज करवाया, रेनिन। ठीक है, रेनिन ने क्या करा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करवाया। 2 क्या था, 2 ही मेन आपका हार्मोन है एक तरीके से, ये क्या है, ये क्या करेगा, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वासो मतलब वेसल, ब्लड वेसल से आया टर्म। ठीक है, और क्या कर रहा है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल को, यानी कि ओवरऑल एक तरीके से पिचकाने का काम करेगा, उसका डायमीटर कम करेगा। जैसे ही वासो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, यानी कि ब्लड वेसल क्या हुई, कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, उसका डायमीटर कम हुआ, क्या होगा, ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड अब ज्यादा प्रेशर के साथ इस ग्लोमेरुलस में फिल बहेगा। ठीक है, फ्लो करेगा, और जब यहाँ ज्यादा प्रेशर के साथ आएगा तो जीएफआर विल इंक्रीज ना, फिल्ट्रेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो भाई। यस मैम, क्लियर। ठीक है, अब देखो और क्या होता है, इतना पार्ट हमने देख लिया कि एंजियोटेंसिन था, रेनिन था, रेनिन रिलीज हुआ, 1 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो 2 ने क्या करा, डायरेक्ट वासो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करा। एंजियोटेंसिन 2 जो ये बना था ना, ये एक काम और करता है, क्या करता है ये, एल्डोस्टेरॉन को भी रिलीज करवाने में हेल्प करेगा। एल्डोस्टेरॉन कहां से रिलीज होता है, हमारी किडनी से, किडनी के ऊपर क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रीनल ग्लैंड, सुना है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, किडनी के ऊपर, यहाँ पे देखते हैं, यस मैम। है ना, सुना भी होगा जैसे किसी ने, जो एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, जैसे किडनी है ना, किडनी के ऊपर एक ऐसे एड्रीनल ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड में एक पोर्शन होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 जो बना था हमारा, एंजियो, मैम आपका आवाज नहीं आया है। आवाज नहीं आ रही, शुरू से ही नहीं आ रही, मैम आ रही है नो मैम, आ आवाज। रही है। दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करो। नेट में कोई दिक्कत होगी शायद में भी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरी तरफ से भी है, इसीलिए मैंने आज वीडियो बंद कर रखा है, तो दोबारा ज्वाइन कर लो जिसको आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 एक तो डायरेक्ट काम कर रहा था कि वो वासो कॉन्स्ट्रिक्टर था, एक कंडीशन तो ये हो गई इसके साथ। दूसरा काम क्या करा इसने, फर्स्ट तो ये करा, सेकंड इसने क्या करा, एंजियोटेंसिन 2 ने एड्रीनल कॉर्टेक्स को सिग्नल दिया कि आपको क्या रिलीज करना है, इसको सिग्नल दिया कि आपको एल्डोस्टेरॉन रिलीज करना है, एल्डोस्टेरॉन अनदर हार्मोन। तो एल्डोस्टेरॉन जब रिलीज होगा तो ये भी क्या करेगा, ये हमारे किसको सिग्नल देता है, डीसीटी को, देखो यहाँ लिखा है, किसको सिग्नल देगा, डीसीटी को, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल को, कि आपको क्या करना है, डीसीटी को, डीसीटी को भी वाटर और सोडियम आयंस को क्या करना है, रीएब्सॉर्ब करना है।
देखो पीछे वाली एक कंडीशन याद दिलाती हूँ। सबसे पहली बात वासोकंस्ट्रिक्टर, सेकंड एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करा, एड्रीनल कॉर्टेक्स को सिग्नल दिया कि एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करो। एल्डोस्टेरॉन रिलीज होके क्या करेगा, डीसीटी में बोलेगा कि आप रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट करो। किसका, Na का, Cl का प्लस वाटर। का काम क्या होता है? रीनल जो लिखा है एड्रीनल कॉर्टेक्स एक ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है ऐसे। ये एंडोक्राइन वाले सिस्टम में पढ़ोगे तुम, है ना, लास्ट चैप्टर जो है ना उसमें पढ़ोगे। इसके ऊपर ना ये किडनी के ऊपर एक टोपी सी होती है जैसे बर्थडे कैप, ठीक है। जानना इसका मैम, हमें नाम, हाँ इसका नाम है नाम नहीं एड्रीनल जानना। ग्लैंड। इसमें एक पोर्शन, इसका काम क्या होता है आवाज मैम? नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। ग्लैंड है ये, मैम ये हार्मोन सिक्रीट करेगा जैसे ग्लैंड, ग्लैंड्स होते हैं ना डिफरेंट बॉडी में, तो वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, हॉर्मोन्स। ऐसे एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। फिर ये एल्डोस्टेरॉन कहाँ पे एक्ट करेगा, आके डीसीटी पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल पर, और वहां पे बोलेगा कि रीअब्जॉर्प्शन करो किसका, Na का, Cl का और वाटर का। बेसिकली Na और वाटर का, Cl को भी अगर हम छोड़ दे तो। इस चीज को आप कैसे लिंक कर सकते हो, इसको देखो ऐसे लिंक करो। तुम्हें ध्यान है जब मैंने फंक्शंस पढ़ाए थे तो यहाँ हमने लिखा था कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ये कंडीशनल वर्ड जो लिखा है ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन तभी होगा जब एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। कहां से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। और एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन कब रिलीज होगा, जब एंजियोटेंसिन 2 काम करेगा। और एंजियोटेंसिन 2 कब काम करेगा, जब हमारा ओवरऑल क्या हो रहा है, एक तरीके से तब जीएफआर, रेनिन है। हाँ रेनिन आएगा। और रेनिन कब आएगा, बैक बैक में जाके सोचो, जब ओवरऑल जीएफआर जीबी या, सेल्स जो एक्टिवेट होंगे तब। हाँ, और उससे भी पीछे जीएफआर जब कम होगा। जीएफआर क्यों कम था, क्योंकि हमारा ओवरऑल ब्लड प्रेशर ही कम था बॉडी में। जीएफआर क्या? जीएफआर भूल गए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या मिल रहा था हमें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि ब्लड कितना फिल्टर हो रहा है। जीएफआर नहीं याद, 180 ओके लीटर, मैम, आ गया। है ना। तो जीएफआर किससे लिंक्ड है, ब्लड प्रेशर से। जहां भी आपका ब्लड प्रेशर कम है, अब आप ये सोचो फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड ही इतना कम आ रहा है और धीरे धीरे आ रहा है बहुत, तो क्या फिल्टर होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो जीएफआर भी कम ही होगा ना। तो इसी को क्या करना है, इसी को मेंटेन करने के लिए ये पूरा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा कि रेनिन रिलीज हुआ, एंजियोटेंसिन 2, और एंजियोटेंसिन 2 ने एक तो अपने आप ही ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया क्योंकि वो वासो कॉन्स्ट्रिक्टर था। दूसरा उसने क्या काम करा, एल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट करा कि तुम भी क्या करो, तुम भी डीसीटी में जाके Na और वाटर को रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करो। तो वहां से भी क्या हुआ, दोनों चीजें एब्सॉर्ब हो गई। तो जैसे ही आपके क्या होगा, ब्लड में वाटर और Na आयंस का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, ये ब्लड में पहुंचेंगे तो ओवरऑल क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। समझ आ गई बात इतनी। यस मैम। मैम यू ही और मैम हाइपोथैलेमस अगर क्या ब्लड होता है? प्रेशर हाई होगा तब? हाई होगा, अभी बताती हूँ हाई में क्या होगा। तो देखो ये जो पूरा हमने पढ़ा ना, कौन चला गया, वो इसी चक्कर ठीक है। नहीं पी रहा हूँ। हमने क्या देखा, हमने एक पूरा सिस्टम देखा जिसमें सबसे पहला एंजाइम था रेनिन, फिर एंजियोटेंसिन आया, फिर एल्डोस्टेरॉन आया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। और तीनों ही सिस्टम, तीनों ही हार्मोन क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। तो इसको ओवरऑल बोलते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। समझ आया, रास सिस्टम, ठीक है। और ये ओवरऑल क्या कर रहा है, सिस्टम पूरा मिलके ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। और दिस इज इंपॉर्टेंट, समझ आई बात। एक तो ये काम हो गया। दूसरी बात क्या होती है, एल्डोस्टेरॉन और एंजियोटेंसिन 2 ही मिलके क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को भी एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस मैम कहाँ, ब्रेन, हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है। ब्रेन में एक पार्ट है। अभी नेक्स्ट चैप्टर जब नर्वस सिस्टम स्टार्ट होगा आपकी नेक्स्ट क्लास से,
तब पता लग जाएगा वेयर इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा है वासोप्रेसिन, एडीएच, ठीक है। वो कहाँ जाके स्टोर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक चीज तो हमने देखी, ठीक है, इतना काम हमने देख लिया। तीसरा काम क्या हो रहा है, सेकंड तो ये था एड्रेनल कॉर्टेक्स वाला। थर्ड क्या हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक तरीके से हाइपोथैलेमस को भी सिग्नल कर रहा है, क्या रिलीज करने के लिए, एडीएच, या एडीएच को ही बोलते हैं वासोप्रेसिन, ठीक है। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। और ये हार्मोन जो एडीएच है वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये हम एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। एडीएच क्या है, एडीएच एक तरीके से दोबारा से क्या करेगा, एंटी ड्यूरेटिक, यानी कि ये क्या, कलेक्टिंग डक्ट को सिग्नल देगा कि क्या करना है, वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करो, ठीक है। जैसे ये क्या कर रहा था, एल्डोस्टेरॉन का ये एल्डोस्टेरॉन डीसीटी को सिग्नल दे रहा था एनए और वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। सिमिलरली एडीएच या वासोप्रेसिन क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट को सिग्नल देता है फॉर मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि वो कलेक्टिंग डक्ट को क्या बना रहा है, परमिएबल बना रहा है। कलेक्टिंग डक्ट में से तो पहले से भी पानी का एब्जॉर्प्शन हो ही रहा था ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये और इसको ज्यादा परमिएबल बना रहा है, ठीक है। जिससे कि क्या हो, दोबारा से ज्यादा आपका पानी एब्जॉर्ब हो। सोडियम आयन पहले ही एब्जॉर्ब हो चुका है, तो ओवरऑल क्या करना है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करना है, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करना है। तो ये तीनों, ये पूरा सिस्टम मिलके क्या कर रहे हैं, ओवरऑल हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, जीएफआर यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हो गई ये इंक्रीज करने वाली सिचुएशन। दूसरा, एक बच्चे ने पूछा कि मैम ये डिक्रीज कैसे होगा, फिर डिक्रीज करने का काम कर रहा है एएनएफ, यानी कि जब क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई है उसको कंट्रोल में लाना, या हम ये बोले कि ये जो रास वाला सिस्टम काम कर रहा था इसको चेक करना, कि ऐसा ना हो कि रास वाला सिस्टम ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम इंक्रीज करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको चेक करना है, इस पे कंट्रोल भी लगाना है, एक लिमिट लगानी है। तो उसको लिमिट लगाने का काम कौन कर रहा है, एएनएफ, ठीक है, एट्रियल नेट्रियूटिक फैक्टर, इसको एएनएफ या एएनपी भी बोल देते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये भी क्या है, एक तरीके से फैक्टर भी है, या इसको पेप्टाइड भी बोलते हैं। लास्ट वाले को एक बार समझाओगे प्लीज? कौन सा, लास्ट वाले स्लाइड पर करा था मैम। अभी ये वाला सुन लो फिर बताती हूँ, ठीक है, कि 2-4 लाइन सुन लो फिर कनेक्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। ये क्या फैक्टर है, जैसे वो रास सिस्टम अभी देखा पूरा, सिमिलरली एक और फैक्टर है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, या फैक्टर की जगह इसको पेप्टाइड भी बोल देते हैं, एएनपी। ये कहाँ प्रेजेंट है, पहली बात इसकी लोकेशन कहाँ है, एट्रिया ऑफ द हार्ट। अब हार्ट में आप देखो एट्रिया था, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, यहाँ पे कहीं इसका एट्रिया के सेल्स में इसका लोकेशन है। ब्लड आता है एट्रिया में, और मान लो रास ने बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा हुआ है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो यहाँ पे क्या है, एएनएफ जो सेल्स हैं वो क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। और ये सेल्स क्या करती हैं, ये फैक्टर क्या करेगा, वासोडाइलेशन, ठीक है। समझना, याद देखो, पीछे हमने क्या देखा था, एंजियोटेंसिन 2, वो था वासो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये ध्यान रखनी होती है, यही टर्म्स आती हैं कि कौन क्या करेगा। ये क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ब्लड वेसल्स को पिचका रहा है जिससे कि प्रेशर इंक्रीज हो। उसके ऑपोजिट एएनएफ क्या कर रहा है, वो है वासो डायलेटर, वो ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, डायलेट कर रहा है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं रिलैक्स कर रहा है। और जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स होंगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है।
या तो डिक्रीज भी कर रहा है, साथ के साथ आप देखो तो आरएएस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, तो आरएएस को चेक करने का या लिमिट करने का या कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? एएनएफ। समझ आई बात? यस मैम। अब पूछो किसको क्या समस्या, क्या समझ में जो आया? लास्ट वाली साइड बताई थी ना, वही पूछनी थी। देखो इसमें भी देखो, देखो इसमें वही सब लिखा है जो मैंने आपको भी बताया। क्या समझ नहीं आया इसमें? सीक्वेंस समझ नहीं आया या क्या चीज समझ नहीं आई? सीक्वेंस। सीक्वेंस बाकी सबको समझ में आ गया, बाकी को क्या समझ में आया? ये सब मैम step डायरेक्ट वही कॉल सब- क्या लिखा? तुम्हारी तो आवाज कौन बोल रहा है? तू बोल रहा है बच्चों, उसकी आवाज नहीं आ रही। देखो फिर से बता दो। मैम बीपी की प्रॉब्लम होती है कि जब दो की दोनों के लिए हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ है। किसके लिए? हम लोगों को फिर बीपी की प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि बीपी को डिक्रीज और इंक्रीज लोग दोनों करने के लिए नहीं, मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में। तो बीपी कंट्रोल नहीं कर रहा, गलत समझ रहे हो आप। बीपी कंट्रोल नहीं कर रहा, वो ब्लड के प्रेशर और वॉल्यूम को, बीपी के लिए सिर्फ वो चीज जरूरी थोड़ी है जो हम बता रहे हैं, ये तो ओवरऑल की किडनी में कितनी फंक्शनिंग होगी उसको कंट्रोल कर रहा है। ओवरऑल ब्लड वेसल में आपके क्या गड़बड़ी चल रही है, ये उस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहा। ये सिर्फ ये कंट्रोल कर रहा है कि किडनी में कितना वाटर एब्जॉर्ब होगा, कितना नहीं होगा, बस इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर रहा। समझ आ रही है बात? यस मैम। ब्लड प्रेशर के अगर आप देखो, आप ये पूछ रहे हो ना कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम फिर हो ही क्यों रही है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ यही थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर। फूड भी है ना, हार्ट में भी प्रॉब्लम है, आर्टरीज भी हैं, अपनी वेसल्स भी हैं, साथ के साथ किडनी। तो ये जो फैक्टर्स हमने पढ़े ये सिर्फ किडनी में ये हेल्प करवा रहे हैं कि किडनी देखो मेन चीज है, वहां से अगर वाटर ज्यादा लॉस हो गया तो भी बीपी पे इफेक्ट पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा चले गए, आयंस बाहर बॉडी से ज्यादा निकल गए, तब भी बीपी पे इफेक्ट होगा। तो बीपी को इफेक्ट करने के लिए एक ही फैक्टर थोड़ी है, मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर। लेकिन जो वो एक फैक्टर किडनी से रिलेटेड है उसको ये रास और एएनएफ सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है। अब दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा समझ आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट उसको देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडीएच हार्मोन, हार्मोन्स के नाम याद हुए? एक बार दोबारा से फ्लो चार्ट बनाएंगे सब। चलो लास्ट में बनाते हैं। पूरा एक तरीके से ये लिंक है, ठीक है, और रास वाला जो सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। देखो फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि सबसे पहला स्टेप है कि जो हमारा नेफ्रॉन था, यहाँ पे ऐसे बनाया हमने, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा जीएफआर डिक्रीज हो रहा है। जीएफआर सबको समझ में आ गया, यानी कि फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो कम हो रहा है। यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप क्या था, फिल्ट्रेशन, तो वो फिल्ट्रेशन ही कम हो रहा है। तो वो कम क्यों हो रहा है उसको सेंस करना है, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि ब्लड का जो फ्लो आ रहा है, आर्टीरियल से जो ब्लड आ रहा है वही कम आ रहा है, उसमें प्रेशर ही नहीं है। ठीक है, और कोई चीज प्रेशर के साथ आएगी तो वो ज्यादा अच्छे से फिल्टर हो पाएगी ना। तुम खुद सोचो, छन्नी को अगर मैं किसी छन्नी में हमने कुछ छानना है और मैं उसको ऊपर हाथ से प्रेस करूं, किसी चीज को आप दबाओगे तो वो अच्छे से फिल्टर होगी। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। तो पहला स्टेप, जैसे ही जीएफआर फॉल हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, जेजी सेल्स, जिसको हम जेजीए भी बोल रहे हैं, इसमें क्या है, जेजीए सेल्स हैं, ये क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। ये सेल्स किस में होती हैं, ये सेल्स होती हैं एफरेंट आर्टीरियोल में। ठीक है, ये सेल्स क्या हुई, एक्टिवेट हो गई। इन्होंने सिग्नल दिया किसको, किडनी को सिग्नल दिया कि आपको क्या रिलीज करना है, बेसिकली रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या है, रेनिन फिर फर्दर एंजियोटेंसिनोजन। अब क्या चलेगा, रेनिन जैसे ही रिलीज होगा ना एक सिग्नल चलेगा, पूरा चेन चलेगी। ठीक है, ये क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन, ये इनएक्टिव हार्मोन है, ये किस में प्रेजेंट है, ये लिवर में स्टोर होता है, इसको एक्टिवेट करना है, ये इनएक्टिव था, पूरा सिस्टम चलेगा यहाँ से। ये किस में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 1 में और फाइनली एंजियोटेंसिन 2 में। 2 आपका मेन हार्मोन है, ये काम करेगा। ये सबसे पहला, ये खुद में ही वासो कॉन्स्ट्रिक्टर है, हमें क्या इंक्रीज करना था, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना है ना, तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को इसने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया।
ठीक है। ब्लड वेसल जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट हुई तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना क्यों हो जाएगा। छोटी सी जगह में पहले क्या था, आपने दबा, इसको सिंपल पाइप की तरह समझो ना, जैसे पानी का पाइप आपने हाथ में पकड़ा है, आप पानी डाल रहे हो, आप उसको आगे से दबा दोगे तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ। यहाँ पे भी यही हो रहा है। जो अंदर स्मूथ मसल्स थी ब्लड वेसल्स की, उन्होंने क्या करा, उसको दबाने का काम करा, पूरी ब्लड वेसल को दबाया, तो प्रेशर विल इंक्रीज। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये ग्लोमेरुलस में जहां ये ब्लड आ रहा था, ये प्रेशर के साथ आएगा तो जीएफआर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। रुकैया, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मैम। बाकी बच्चे मैम आ गया ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक तो सिस्टम ये है जो आपकी बुक में दिया है ना, एक सिस्टम दिया है जेजीए। ठीक है, तो ये जेजीए तो वो हो गया कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, इसने क्या करा, ओवरऑल ब्लड का प्रेशर और वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। दूसरा क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा। ठीक है, यही हार्मोन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन का रिलीज भी करवाएगा। कहां से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स में होता है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन भी क्या करता है, ये सिग्नल देगा डीसीटी को। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके बाद आगे के पोर्शन भी तो पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट भी तो करना है। अब जल्दी जल्दी सुनो, फिर बार बार हो गया ना ये। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, डीसीटी को सिग्नल देगा कि आप सोडियम और वाटर को क्या करो, रीएब्सॉर्ब करो। ये होता है कंडीशनल रीएब्सॉर्ब। जब सिग्नल आएगा तभी यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन होगा। तो जब ये दोनों चीजें रीएब्सॉर्ब होगी ब्लड में, तो फिर से क्या होगा, ब्लड का प्रेशर एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज। जब ब्लड में पानी ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होंगे तो दोनों चीजें इंक्रीज हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब हमारा पर्पस दोबारा से सॉल्व हो गया। तीसरा काम क्या करता है, यही चीज क्या करेगी, एडीएच हार्मोन यानी कि वासोप्रेसिन। ये वासोप्रेसिन इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना है। ये रेगुलेशन ऑफ किडनी रास सिस्टम। ठीक है, एडीएच भी क्या करता है, एडीएच भी कलेक्टिंग डक्ट को, तुम देख रहे हो सबका फंक्शन अलग अलग जगह है। एल्डोस्टेरोन डीसीटी पर काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ओवरऑल एफरेंट आर्टीरियोल पे काम कर रहा है, और एडीएच किस पे काम कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट पर। कलेक्टिंग डक्ट को क्या करेगा, मोर वाटर को रीअब्सॉर्ब करो। ठीक है, तो फिर से जब वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा तो फिर क्या होगा, ओवरऑल फिर से हमारा ब्लड का क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज। ठीक है, तो तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको चेक कर रहे हैं कि हमारा किडनी की जो फंक्शनिंग है ओवरऑल एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे। अब समझ में आ गई बात। अब देखो स्लाइड में ना यही चीज लिखी है, मैं पढ़ के नहीं बता रही, इसको आप बुक से पढ़ के देखना। ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा है हमारा, एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और जेजीए से क्या था, रेनिन वाला। और हार्ट से क्या बताया मैंने, एएनएफ। एएनएफ क्या करेगा, डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, डिक्रीज करेगा ये ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम को, क्योंकि ये क्या है, ये है वासो डायलेटर। ठीक है, ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गया, इसको पढ़ के देखना, सेम वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। सही है, आगे देखें, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते, देखो मिक्ट्यूरेशन। ठीक है, मिक्ट्यूरेशन क्या होता है, मिक्ट्यूरेशन का मतलब, ये साइंटिफिक वर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। जिसे हम सिंपल भाषा में कह रहे हैं कि भाई वॉशरूम जाना है, तो अब ये भी बोल सकते हो तुम मिक्ट्यूरेशन। ठीक है, साइंटिफिक टर्म है, रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, उसके लिए एक साइंटिफिक टर्म है मिक्ट्यूरेशन। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारा पूरा यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हमने पूरा प्रोसेस देख लिया कि कैसे यूसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से कहा यूरिन कहाँ जाएगा, ये थी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा यूरिन, पेल्विस में जाएगा, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर, और यूरेटर से फाइनली यूरेथ्रा में जाएगा, ओ सॉरी यूरिनरी ब्लैडर।
यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब आप ये देखो कि फिल्ट्रेशन या इसमें यूरिन का फॉर्मेशन तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन हम कंटिन्यूस वॉशरूम तो नहीं जा रहे। हम कहाँ कब जाते हैं, जब वी फील एन अर्ज, जब हमें अंदर से लगता है कि वी नीड टू यूरिनेट, हम तभी जाते हैं ना। तो इसका मतलब जो कंटिन्यूस फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर में अगर हम देखें तो क्या है, सर्टेन सेल्स आर देयर, मसल्स आर देयर। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे यूरिन बनता जा रहा है ये कहाँ पे स्टोर होता जा रहा है, इसमें स्टोर होता जा रहा है। ठीक है, ब्लैडर में मसल्स आर देयर। ठीक है, वो मसल्स क्या कर रही हैं, सेंस कर रही हैं। मसल्स क्या कर रही हैं, सेंस कर रही हैं कि यूरिनरी ब्लैडर कितना फिल है। ठीक है, जैसे जैसे आप ये इसको गुब्बारे की तरह मान लो, बलून में क्या होता है, जैसे जैसे हवा भरती जाएगी, आपने पानी का गुब्बारा भी भरा होगा कभी होली पे, तो जैसे हम उसमें पानी भरते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल होता जाएगा, इसमें क्या होगा, मसल्स क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होती जाएंगी। ठीक है, दोबारा से वही खेल है, जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपका ब्लैडर फिल होता जाएगा, मसल्स पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। पहले वो खाली था, वो क्या था पहले, ऐसे समझ लो रिलैक्स स्टेट में था, ऐसे समझ लो कुछ। ठीक है, वो रिलैक्स स्टेट में था, लेकिन जैसे जैसे फिल होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ये बलून की तरह ही होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, ऐसे मान लो फिल होने के बाद ये इतना बड़ा हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है, जैसे स्टमक में भी होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, पहले ये ऐसे पिचका हुआ सा था, जैसे जैसे यूरिन फिल होता गया ये क्या हो गया, साइज में बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसकी मसल्स, जो यहाँ पे मसल्स होती हैं वॉल में ब्लैडर की, वो क्या होंगी, उन पे प्रेशर पड़ेगा, वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और सिग्नलिंग जाती है हमारे ब्रेन को कि क्या हो रहा है, ब्लैडर फुल हो चुका है, नाउ इट्स द टाइम टू यूरिनेट। ठीक है, उसको खाली करने का टाइम आया है। तो अब इसमें आप ये देखो कि जरूरी थोड़ी है कि जब आप को लगे कि हाँ ये फिल हो रहा है, आपको सिग्नल आ रहा है, तो आप जरूरी थोड़ी है आप वॉशरूम जाते ही हो। आप क्या जाते हो, अपनी मर्जी से जाओगे जब आपको लगेगा कि हाँ मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर में दो स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर, एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्लैडर फुल होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स का, ब्लैडर की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये इंटरनल जो अंदर वाला स्फिंक्टर था, एक तरीके से स्फिंक्टर बोलते हैं, ये लिखा है देखो, क्या बोल रहे हैं, स्फिंक्टर बोल लो या एक तरीके से इसको क्या समझ लो, एक चेक समझ लो, डोर समझ लो, ओपनिंग समझ लो। ठीक है, ये ओपनिंग क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है अंदर वाली, या आपके कंट्रोल में नहीं है अंदर वाली ओपनिंग। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये अंदर वाली ओपनिंग खुल सकती है, खुल जाती है। ठीक है, कि आप जा सकते हो वॉशरूम। लेकिन ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है, एक्सटर्नल ओपनिंग जो है, एक्सटर्नल डोर जो है, ये क्या है, ये हाईली वॉलंटरी है। ठीक है, और ये एडल्ट्स के केस में वॉलंटरी होता है। छोटे बच्चे जो यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे जैसे पैदा ही होते हैं, तो वो उनका कंट्रोल नहीं होता ना, वॉशरूम कब जाना है कैसे जाना है, उनको जब ब्लैडर फिल हुआ, उनका एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे कंट्रोल नहीं है, उनका वॉलंटरी नहीं है, तो वो क्या कर देते हैं, वो कहीं पे भी टॉयलेट कर देते हैं। लेकिन हमारे केस में, एडल्ट के केस में क्या है, ये वॉलंटरी बन चुका है, सिग्नलिंग के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो यही कंडीशन है कि जैसे ब्लैडर फुल होगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फिर जब आप जाते हो टू वॉइड या यूरिनेट, तो उस समय क्या होता है, ये आपका जो स्फिंक्टर है उसकी मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं, और जैसे ये रिलैक्स होंगी ये ओपन हो जाएगा और आपका क्या होगा, यूरिन यू कैन वॉइड आउट। समझ आई बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना मैम इसमें। एक और बार समझा दो ये मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन में देखो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना जितना मैंने पढ़ा दिया, याद क्या रखना है, एक्चुअली पहली बार बात बार लीक मिक्सचुरेशन। हो जा रहा है ना इसीलिए। हाँ तो बस इतना शॉर्ट में सुनो, पहली बात तो मिक्सचुरेशन किसके लिए टर्म है, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। ठीक है, इसको एक साइंटिफिक टर्म दिया गया है मिक्सचुरेशन। जैसे जैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन कहाँ फिल होगा, आपके ब्लैडर में। ब्लैडर में जैसे जैसे फिल होगा, ब्लैडर क्या होता जाएगा, फुल होता जाएगा। जब ये फुल होता है तो इसकी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, खिंचने लगेंगी। ठीक है, जब ये मसल्स खिंचती है तो आपके ब्रेन को क्या सिग्नलिंग जाती है कि आपका ब्लैडर फुल हो रहा है और आपको क्या करना है, यूरिनेट करना है, वॉइड आउट करना है।
ठीक है। दूसरी बात ये बताई कि यहाँ पर दो स्पिंटर होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। अंदर वाला स्पिंटर इनवॉलेंटरी होता है, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो जैसे ही ब्लैडर फुल होगा वो ओपन भी हो सकता है, ओपन हो ही जाता है, रिलैक्स हो जाता है। लेकिन एक्सटर्नल स्पिंटर क्या है, वो वॉलेंट्री है, वो आपके कंट्रोल में है। वो जब आप यूरिनेशन के लिए जाओगे वो तभी ओपन होता है या रिलैक्स होता है। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सही है, चलो ये वही चीजें लिखी हैं। अब देखो लास्ट टॉपिक, दो तीन यहाँ पर पॉइंट्स है, ये याद रखना कि एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग का कितना यूरिनेशन है, कितना लीटर यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, 1 से 1.5 के बीच में, ठीक है। और जीएफआर कितना था, 180 लीटर था ना, यस ये मैम। ध्यान रखना है। दूसरी बात, पीएच ऑफ द यूरिन 6, तो यूरिन कैसा है, एसिडिक, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ यूरिया 25 से 30 ग्राम, ठीक है, पर डे। अगर हम देखें कि ह्यूमन बॉडी कितना यूरिया एक्सक्रीट कर रही है इन द यूरिन, तो कितना है, 25 से 30 ग्राम के आसपास। तो ये दो चार वैल्यू याद रखनी है। सही है जी। यस मैम। चलो अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो एक है छोटा सा टॉपिक, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। देखो किडनी तो हम बोल ही रहे हैं कि मेन जो ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन क्या है, किडनी। लेकिन अगर हम बात करें एक्सक्रीशन, किडनी के अलावा और भी चीजें कर रही है, अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो देयर। किडनी तो बेसिकली यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट और भी तो हो सकते हैं ना बॉडी में, तो वो कैसे एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। जैसे कि लंग्स के थ्रू हमने देखा कि CO2 जो हमारी बॉडी में क्या हो सकती है, ज्यादा अमाउंट में टॉक्सिक हो सकती है, वो कैसे रिलीज हो रही है, हमारे लंग्स के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू, है ना। तो एक क्या हो गया, लंग्स भी हमारा कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम कर रहे हैं। दूसरे हो गए हमारी एक स्किन, स्किन के थ्रू क्या निकलता है, स्वेट। स्वेट में हमारे क्या होते हैं, वाटर भी निकल रहा है ना, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिलीज होते हैं। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारी बॉडी पे जर्म्स आ गए या बैक्टीरिया आ गए स्किन पे, वो भी क्या हो रहे हैं, वो भी किल हो रहे हैं, वो भी इसके थ्रू बाहर निकल गए या प्रोटेक्शन मिला हमें। तो स्किन भी क्या है, एक तरीके से हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट है लिवर। लिवर कैसे कर रहा है, लिवर क्या करता है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या हमारी बॉडी में देखें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, या हम बोले कि एक लिमिट से ज्यादा कोई चीज अगर है, ठीक है, अनलिमिटेड कोई चीज आ गई है बॉडी में और जो बिल्कुल यूज की नहीं है, उसको एक्सक्रीट आउट करना, उसको क्या करना, उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करके उसको हमारे किस में डाल देना, डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, उसमें उसको पुश कर देना, या हो सकता है किडनी में प्रोसेस कर दे, ठीक है, ब्लड में भेज दे, तो ब्लड के थ्रू किडनी से फिल्टर होके फिर बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सर्टेन सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनको क्या चाहिए, प्रोसेसिंग का रिक्वायरमेंट होता है, जिससे कि वो टॉक्सिक से वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और बॉडी से बाहर निकले। जैसे कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, आपकी बॉडी में सर्टेन सेल्स किल भी हो रही हैं, डेली की आरबीसी जो बन रही है, तो कुछ आरबीसी डेड भी होती हैं, जिसको हमने देखा था कहाँ होती है, स्प्लीन में, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो जो ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद कुछ कंपाउंड्स निकल रहे हैं, उन कंपाउंड्स को क्या करना है, प्रोसेस करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। तो वो काम कौन कर रहा है, लिवर कर रहा है, ठीक है। मान लो आप ड्रग्स, दवाई खा रहे हो, ड्रग्स का मतलब ड्रग्स नहीं होता है, यहाँ मेडिसिन से होता है, ठीक है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये ड्रग क्या है, मेडिसिन को क्या बायो में बोलते हैं ना दूसरी सिर्फ भाषा में, हाँ जी, मैम, हेलो, ड्रग्स को मेडिसिन के लिए वो होता है ना सिर्फ। आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ मतलब ये जो ड्रग्स लिखा है इसका मतलब है मेडिसिन। आप कोई दवाई भी खाते हो तो वो भी क्या होती है, बॉडी में जाके प्रोसेस होती है, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा उसका, तो उसमें से जितना अमाउंट यूजफुल था वो बॉडी में यूज हो गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कैसे, वो लिवर प्रोसेस करके क्या करेगा, उसको बाहर भेजेगा,
ठीक है। तो जो भी प्रोसेसिंग का काम है, डिग्रेडेशन का काम है, वो सब कौन करता है? हमारा लिवर करता है। इसलिए लिवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की कैटेगरी में आता है। सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ठीक है। जैसे स्किन का एक वो भी मेंटेन करना है ना, मॉइस्चर कह लो, क्या ऑयली होती है किसी की स्किन, तो उसको क्या है, उसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स ज्यादा है, ठीक है। ऑयल प्रोड्यूस करते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। तो ये तीनों ध्यान रखने हैं नाम कि ये तीनों भी क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लंग्स, लिवर और स्किन, और किडनी तो है ही, ठीक है। चलो अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स में देखो 2-4 चीजें वो याद रखनी है। पहला क्या है? यूरेमिया कंडीशन। यूरेमिया मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। नाम से ही पता लग रहा है यूरेमिया, यानी कि यूरिया, आपकी किडनी क्या कर रही है? प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। किडनी का काम क्या था? यूरिया को निकालना, यूरिया रीएब्सॉर्ब हो रहा था ना, या हम बोल सकते हैं ब्लड को प्यूरिफाई करना। किडनी सही से काम ही नहीं कर रही, तो वो फंक्शन नहीं कर रही, तो प्यूरिफिकेशन क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, ठीक है। और जब हैम्पर होगा तो ब्लड में क्या होगा? यूरिया का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और उस कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया। सही है, पहली कंडीशन तो हो गई यूरेमिया, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, यूरिया फिल्टर नहीं हो पा रहा क्योंकि किडनी सही से काम नहीं कर रही, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? एक कंडीशन है आपकी, अगर मान लो आपकी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। आपके ब्लड में क्या हुआ? ग्लूकोज इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स में भी हो जाता है, ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज्यादा है, और ग्लूकोज क्या हो रहा है? आपके यूरिन में भी आ रहा है, साथ के साथ कीटोन बॉडीज भी आपके यूरिन में पास ऑन हो रही है। तो इस कंडीशन को दोनों को मिला के बोल देते हैं डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो किसी भी बंदे को हम डायबिटीज मेलिटस से मतलब बीमारी है कब बोलेंगे? जब उसके यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट है। अब दोनों में एक एक कंडीशन, दो कंडीशन दिया। अगर ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोस यूरिया, ठीक है। यानी कि यूरिन में क्या आ रहा है? ग्लूकोज आ रहा है। वैसे ध्यान है तो यूरिया ग्लूकोज कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ध्यान है? ग्लूकोज कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है? पीसीटी में हो जाता है ना, ध्यान आ रहा है? जब क्या करते हैं, अल्ट्रा के बाद सेकंड स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन, तो वहां पे ग्लूकोज कायदे से क्या होना चाहिए? सारा रीएब्जॉर्ब होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? कुछ फंक्शनिंग गड़बड़ है, या बहुत हाई अमाउंट में ग्लूकोज है ब्लड में, तो वो फिल्टर ही नहीं हो पा रहा, रीएब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो वो यूरिन में आ जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं मैम ये ग्लाइकोस पिक्चर में क्या यूरिया। दिखाया गया है? अभी बताऊंगी वो, अभी बताऊंगी, पहले ये जो बता रहे हैं वो सुनो, ठीक है। तो ये वर्ड्स याद रखने हैं कि ग्लाइकोज यूरिया का क्या मतलब है, कीटोन यूरिया का क्या मतलब है। अगर यूरिन में क्या प्रेजेंट है? कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, तो उसका मतलब होता है कीटोन यूरिया। और ये दोनों कंडीशन किसी बंदे में एक साथ प्रेजेंट है, इसका मतलब उसको कौन सी बीमारी हो गई? डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। ये पिक्चर वाला भी बताऊंगी, पहले ये जो बता रही हूँ वो सुनो। तीसरा कंडीशन है रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई का मतलब किडनी में स्टोन हो जाना, स्टोन या इनसॉल्युबल मास भी बोल देते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। किडनी स्टोन बोल देते हैं ना नॉर्मली, कि उसकी गुर्दे में पथरी हो गई, ऐसा बोल देते हैं ना हिंदी में। तो ये क्या है? आपके किडनी में किसी के में क्या हो गए? सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। डिफरेंट तरीके के सॉल्ट होते हैं, मेनली ऑक्जेलेट्स बोलते हैं। ये सॉल्ट धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके क्या बना लिया? एक तरीके से पत्थर का फॉर्मेशन कर लिया, स्टोन्स का। और ये क्या करेंगे फिर? देखो यहाँ पे जैसे पेल्विस में अटक गया ये, तो ये ब्रेक कर देगा, एक तरीके से पाथ को क्या करा इसने? रोक दिया, रास्ता रोक दिया, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करेंगे किडनी को, और यूरिन के पाथ को भी। उस बंदे को क्या होता है, मोस्टली जो किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, तो उसका यूरिन बहुत रुक रुक कर आता है, ठीक है। वो जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ स्टोन्स या ऑक्सलेट्स इन किडनी इज कॉल्ड रीनल कैलकुलाई।
चौथा कंडीशन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर कहीं पे भी ITIS वर्ड आपको मिलता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। ये सर्टेन जो टर्म्स है ना बच्चों, ये ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अगर लास्ट में लगा है ना या आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपका जो नेफ्रॉन का क्या था, ग्लोमेरुलस रीजन था, बोमेंस कैप्सूल अंदर था, ब्लड वेसल्स जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस, उसमें क्या हो गया, ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो कहीं पे पूरा क्या होगा, आपका फिल्ट्रेशन इफेक्ट होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन है तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो वर्ड से याद रखना है कि उसका क्या सिम्टम है, क्या बीमारी का क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये 4 टर्म तो बुक में दिए हैं। अब ये समझते हैं डायग्राम क्या बोल रहा है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि किसी की किडनी क्या कर रही है, सही से फंक्शन नहीं कर रही, ये लिखा है मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही तो उस कंडीशन में क्या होगा, किडनी क्या कर रही है, मैल फंक्शनिंग, यानी कि वो ब्लड को फिल्टर ही नहीं कर पा रही, इसको नॉर्मल बोल देते हैं कि किडनी फेल हो गई, ठीक है। किडनी फेल हो गई, फेल का मतलब वो ब्लड क्या कर रही है, प्यूरिफाई ही नहीं कर पा रही, तो ऐसा बंदा क्या करेगा, फिर उस बंदे को किस पे रखते हैं, हीमोडायलिसिस पे, ठीक है। हीमोडायलिसिस एक टर्म है जो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। ये पेशेंट का क्या हो रहा है, डायलिसिस चल रहा है। डायलिसिस यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है या पूरा क्या है, एक प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है देखो, ये देखो, इस बंदे की आर्टरी से, बेसिकली रेडियल आर्टरी से क्या लेते हैं, ब्लड को लिया, ठीक है। इन वेन्स के जो ये रेड रेड आपको ट्यूब्स दिख रही हैं, ये क्या होती हैं, ट्यूब्स हैं, इनमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ये ब्लड इन्होंने बंदे से निकाला और कहाँ पे भेज दिया, एक चैनल में भेज दिया, ये पूरा सिस्टम है, इसमें ब्लड फ्लो होगा रेड पोर्शन में, ठीक है। और ये पूरा चैनल या ये पूरी ट्यूब्स जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ये पूरा सिस्टम एक और चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है, जिस चैम्बर में क्या प्रेजेंट है, ये येलो कलर का फ्लूइड भरा हुआ है, दिख रहा है येलो फ्लूइड, इसको बोल रहे हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ठीक है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन क्या है, ये होता है प्लाज्मा की तरह, ठीक है। हमें ब्लड को फिल्टर करना है बेसिकली, क्योंकि बंदे की किडनी काम नहीं कर रही, तो ब्लड कैसे फिल्टर होगा, उसके ब्लड को बाहर निकाला और एक अलग किसमें डाला, चैम्बर में डाला। उस चैम्बर में क्या भरा हुआ है, पहले से प्लाज्मा के इक्विवेलेंट, प्लाज्मा जैसा एक फ्लूइड भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे जैसे ब्लड इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में पास होगा, यहाँ पे देखो, ये ऐसे चलेगा ब्लड, इन ट्यूब्स में चलेगा, तो ये ट्यूब्स क्या है, ये ट्यूब्स है सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। और इनसे क्या पास हो सकता है, इनसे वेस्ट मटेरियल निकल के, वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया, बेसिकली यूरिया को निकालना है हमें, ठीक है। सबसे ज्यादा वेस्ट मटेरियल क्या है, यूरिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, इन ट्यूब्स से जहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है वहां से यूरिया निकल निकल के क्या होगा, बाहर आ जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये येलो फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे, मान लो ये चैम्बर था, ठीक है, ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें, इसमें फ्लो कर रहा है ब्लड, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, आप देखोगे जैसे जैसे ब्लड पास ऑन होगा इन ट्यूब्स में, ब्लड में से यूरिया निकल के ना बाहर की तरफ आएगा सारा, जैसे जैसे ब्लड चलता जाएगा यूरिया धीरे धीरे इसमें से निकलता जाएगा, और यूरिया के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी थोड़े से पास ऑन होके किसमें आ जाएंगे, इसमें जो डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ था येलो वाला, उसमें आ जाएंगे। अब क्यों आएंगे, ये क्वेश्चन है, ये क्यों आएंगे ब्लड में से निकल के। पहली बात तो जो इस ब्लड, ये जो ब्लड ट्यूब था जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि ये अलाउ कर देगी, ये मेम्ब्रेन ऐसी है ट्यूब की कि इस ट्यूब में से वेस्ट मटेरियल यूरिया वगैरह निकल के बाहर आ जाएंगे, आउट आ जाएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे, क्योंकि जो ये येलो वाला सॉल्यूशन है डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ठीक है, और जो अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या कर दिया गया है, एक
ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया गया। आप ध्यान है, किडनी में भी क्या होता है, किडनी में रीनल टिब्यूल और इंटरस्टिशियम में से क्यों ब्लड और इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर पास ऑन होते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से ही हो रहे थे ना, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से हो रहे थे। ध्यान है, 300 से लेके 1200 तक का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट था। तो यस यहाँ से मैम। यूरिया निकल के बाहर आ रहा था, वाटर बाहर आ रहा था, NaCl बाहर आ रहा था। सेम कंडीशन यहाँ पर आर्टिफिशियली जनरेट करी गई है। ठीक है, ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन प्लाज्मा की तरह होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा की तरह, इसमें कोई भी नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होगा, ये प्योर है जैसे हमारा ब्लड। ठीक है, इसमें कोई भी नो यूरिया या नाइट्रोजन वेस्ट। और आप ब्लड में देखो तो ब्लड जो फ्लो कर रहा था वो तो यूरिया लेकर आ रहा था, क्योंकि वो इम्प्योर था, उसमें मान लो 50 का अमाउंट था, 50 ग्राम यूरिया था। अब क्या होगा, ऑब्वियसली हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ भागेगा यूरिया, तो यूरिया ब्लड से निकल के किस में आ जाएगा, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाएगा। समझ आ गई सबको बात? यस मैम। सेम जैसे यहाँ पे हमारी प्रॉपर किडनी में भी क्या था, एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट करा गया था ना, वही सेम सिचुएशन आर्टिफिशियली डायलाइजिंग मशीन में क्रिएट की जाती है। ठीक है, और साथ के साथ आप देखो जैसे जैसे ये ब्लड पास होगा, आप देख रहे हो ये येलो वाला फ्लूइड भी नीचे नीचे गिरता जा रहा है जार के अंदर, क्योंकि इसमें यूरिया आता जा रहा है। तो इसको भी साथ के साथ प्योर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बार बार भरता ही जा रहा है सिर्फ। क्या हो गया ये? देखो इसमें दिख रहा है ना, जार में गिर रहा है ये येलो येलो फ्लूइड, इसका मतलब जैसे जैसे इसमें यूरिया आ रहा है इसको भी कलेक्ट कर रहे हैं। यूरिया लिखा है नीचे, यूज्ड डायलाइज सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस वाटर। यहाँ से जिसमें यूरिया वाला सॉल्यूशन था उसको निकालते जाएंगे और इसको फ्रेश सॉल्यूशन को अंदर डालते जाएंगे चैम्बर के अंदर, जिससे कि जैसे जैसे ब्लड आता जा रहा है वो प्योर होता जाए और जो वेस्ट मटेरियल था वो वहां से निकलता जाए। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि सारा खून निकाल लिया और तब प्योर कर रहे हैं, इतने में तो आदमी मर जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ब्लड आ रहा है, साफ हो रहा है और अंदर जा रहा है वापस से। समझ आ रही है बात? तो दिस इज मैम ये डायलिसिस। निकाल ब्लड रहा है तो ये यूरिन कैसे फिल्टर हो रहा है? बच्चे यूरिन फिल्टर नहीं हो रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है। किडनी में क्या करते हैं हम, किडनी में ब्लड ही तो फिल्टर कर रहे हैं ना। यस मैम, पर ये आपने साइड में बताया ये जो है बीकर लगा हुआ है इसमें तो यूरिन निकल रहा है। यूरिया, यूरिया लिखा है, यूरिन कहाँ लिखा है? यस मैम, यूरिया। ब्लड में क्या है, ब्लड में वेस्ट मटेरियल है, मेजर वेस्ट क्या था, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स और सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर तो बेसिकली हमने रीअब्सॉर्ब कर लिया, मेन क्या करना था हमें, यूरिया को डिस्पोज करना है, क्योंकि बिकॉज वी आर यूरियोटेलिक। फर्स्ट लेक्चर याद करो, यूरिया कहाँ से आ रहा था, प्रोटीन्स के डिग्रेडेशन से, अमोनिया के डिग्रेडेशन से। और यूरिया हम ज्यादा देर बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकते, जैसे हम CO2 स्टोर करके नहीं रख रहे थे ना, बार बार एक्सेल करते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर है। यूरिया हम ज्यादा देर बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते, थोड़ा तो अमाउंट कर सकते हो आप, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये हमारी बॉडी में नेचुरली यूरिया रिलीज करने का प्रोसेस क्या है, यूरिन के थ्रू हो रहा है। लेकिन इस बंदे की किडनी काम नहीं कर रही, तो हम कैसे निकालेंगे उसको, फिर हमने इसलिए डायलिसिस पे रखा, जिससे कि यूरिया एक्सक्रीट आउट हो सके उसका। समझ आ रहे हो? बाकी तो थोड़ी बहुत तो किडनी इसकी काम कर ही रही होगी ना, लेकिन इतना बढ़िया काम नहीं कर रही थी कि वो पूरा एग्जैक्ट तरीके से यूरिया को निकाल सके। और अगर यूरिया इसकी बॉडी से नहीं निकालते तो धीरे धीरे क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता, तो ये बंदा और ज्यादा बीमार हो सकता था। समझ आई बात? तो यस मैम। इसलिए ये प्रोसेस पे लगाया गया है। और वैसे अगर किसी को नॉर्मली भी रखते हैं ना, डायलिसिस पे कोई बंदा जाता है, तो वो डेली का काम नहीं होता, ये समझ के चलो कि ऐसे हफ्ते में उसको मान लो 2 दिन जाना है या 3 दिन जाना है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं पूरे प्रोसेस को हीमोडायलिसिस। और इसको कंडीशन क्या है कि, हाँ एक तो ये हो गया कि भाई इसको डायलिसिस पे रख दिया, दूसरा ये है कि मेजर फेलियर हो गया, किडनी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही, मान लो यूरिन का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा,
ठीक है, तो ब्लड भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट्स भी एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो उस केस में फिर फाइनली क्या होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट ही कर देते हैं। ठीक है, क्या करा उसने, बंदे ने किडनी ही ट्रांसप्लांट करा ली अपनी। तो वो कंडीशन कब आती है, जब एक्यूट फेलियर है, यानी कि किडनी बिल्कुल ही बंद पड़ गई है और काम नहीं कर रही। समझ आ गई बात? तो ये डिसऑर्डर्स दिए हैं आपकी बुक में। ठीक है, यस यस मैम।